हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू अ चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शार्क टैंक के बारे में। जी हाँ, वही शार्क टैंक जिसे आप लोग भी देखते हो, जिसे हम भी देखते हैं और जिसे पूरा इंडिया देखता है। और इस शो के बारे में आज हम लोग बहुत ही क्रुशियल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिन पॉइंट करने वाले हैं जो कि नॉर्मली लोग नहीं समझ पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शार्क टैंक इंडिया में जो शार्क्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, उन लोग इतना टाइम निकाल के शार्क टैंक पे क्यों आते हैं? क्या उनका लॉस नहीं होता है? करोड़ों रुपए वो लोग लगा देते हैं अपने इन स्टार्टअप्स के ऊपर, तो इनके पीछे इनका माइंडसेट क्या होता है? सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं वो शार्क टैंक में आकर इनको क्या फायदे होने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि शार्क टैंक में आने के बाद इन स्टार्टअप्स को क्या घाटा होने वाला है। राइट, तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको ऐसा कंटेंट और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऑलमोस्ट रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता हूं स्टार्टअप्स के बारे में, केस स्टडी के बारे में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टार्टअप न्यूज के बारे में। तो अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये जो शार्क्स होते हैं, जो कि शार्क टैंक में अपीयर होते हैं, ये लोगों के पास इतना टाइम होता है क्या कि वो लोग शार्क टैंक में आके अपीयर हो सके? पहली बात तो इतने बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर्स हैं, इतने बड़े कंपनी के सीईओज हैं, वो लोग अपना टाइम निकाल के इतने बड़े शो में आने के लिए क्यों मर रहे हैं? आखिर रीजन क्या है कि इतने बड़े बड़े शार्क्स इस कंपनी के इस शो के पीछे आ रहे हैं? तो सबसे पहला रीजन आता है पर्सनल ब्रांडिंग। ये जो शार्क टैंक में ये जो शार्क्स अपीयर होते हैं, ये रातों रात इस शो के हिट होने के बाद एक सेलिब्रिटी बन गए। अब इसका फायदा इन्हें कुछ इस तरीके से होगा कि इनकी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि फाउंडर सक्सेसफुल होना चाहिए, और उसी के पीछे पूरी कंपनी चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट सक्सेसफुल है या नहीं? बिल गेट्स जरूर सक्सेसफुल है। इलॉन मस्क सेम स्ट्रेटजी पे ऑपरेट करते हैं। इलॉन मस्क के नाम पे आज उनकी टेस्ला, स्पेसएक्स, ओपन एआई, न्यूरालिंक, ये सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। और अगर कोई भी इन्वेस्टर चाहे कि इलॉन मस्क को उनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए, तो उनको पता है कि वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। बल्कि एक इन्वेस्टर ने तो ट्वीट करते हुए कहा भी था कि इलॉन मस्क को अगर टेस्ला से निकाल दिया जाए तो टेस्ला को बैंकरप्ट होने में कुछ महीने ही लगेंगे। सेम केस ये शार्क्स अपने ब्रांड के साथ करना चाहते हैं। अगर इनकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी तगड़ी हो गई कि इनके ही नाम से इनकी पूरी कंपनी चलने लगी, तो कभी भी इन्हें इनकी कंपनी से निकाला नहीं जाएगा। राइट, रीजन नंबर 2, अगर इन्होंने कभी भी अपनी कंपनी को सेल आउट करने के बाद नया ब्रांड ओपन करने का सोचा, तो विद इन ए क्लिक ऑफ अ मूवमेंट इनके पास वो ब्रांड जो होगा वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि ये खुद एक बहुत ही सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर रहेंगे, बहुत ही जाने माने एंटरप्रेन्योर रहेंगे। तो ये हो गया सबसे पहला रीजन इनका आने का, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। और सेकंड रीजन है इंक्रीज इन सेल्स एंड रेवेन्यू ऑफ देयर स्टार्टअप्स। अगर आप देखेंगे तो ये जो पीयूष बंसल है, जो कि लेंसकार्ट के ओनर है, ये जो अमन गुप्ता है, जो कि बोट के ओनर है, अश्नीर ग्रोवर थे, जो कि भारत पे के ओनर थे, ये लोग जब शार्क टैंक में अपीयर हुए और उसके बाद अगर आप इनकी कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो इनकी कंपनी की ग्रोथ 10x, 20x, 30x की स्पीड से हुई है। इनके जो सेल्स थे प्रोडक्ट्स के, वो एक्सट्रीमली बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अब लोगों को पता है कि ये जो फाउंडर है इस कंपनी का, इसको मैं जानता हूं, और अब वो लोग उनके ब्रांड को बाय नहीं कर रहे, अब वो लोग उसके सीईओ, सीएमए को, ब्रांड को बाय कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं कभी भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने शार्क टैंक को देखा और मैंने जब गजल अलग को देखा, तो मैंने सोचा कि मामा अर्थ नाम की एक ब्रांड है, मैं जरूर बाय करूंगा, और आज मैं उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता हूं। यह होती है पावर एक पर्सनल ब्रांडिंग की। आप चाहे टेस्ला इस्तेमाल करते हो या ना हो, आपको टेस्ला का नाम जरूर पता है। चाहे आप इलॉन मस्क की किसी कंपनी के बारे में जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप इलॉन मस्क को जरूर जानते होंगे। तो यह पावर होती है पर्सनल ब्रांडिंग की, और यह रीजन है कि सारे के सारे शार्क्स शार्क टैंक्स में आने के लिए मरते हैं, और वो लोग अपना करोड़ों रुपए भी लगाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारा पैसा वर्थ इट है, और उनकी पर्सनल ब्रांडिंग जो होगी वो अरबों रुपए की हो रही है, और करोड़ों लगा के वो अरबों का चीज कमा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन है कि कोई भी स्टार्टअप को शार्क टैंक में क्यों आना चाहिए? शार्क टैंक में आने से एक स्टार्टअप को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या मेरिट्स है शार्क टैंक में अपीयर होने के? तो सबसे पहला बेनिफिट आता है कि उनको चांस मिलता है कि वो इतने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि इतने बड़े बड़े कंपनी के को फाउंडर एंड सीईओज हैं, उनको ऑनबोर्ड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और किसी मार्केट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनसे पहली बात तो आपको मीटिंग करने में आपकी बैंड बच जाएगी, लेकिन आज वो आपके सामने बैठे हैं और आपके पास चांस है कि आप उन्हें इंप्रेस करके एक डील क्रैक करके उन्हें अपने कंपनी में एज अ मेंबर, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर सकते हो, जिससे आपको एक्सट्रीम ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि वो सारे के सारे सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो सारे के सारे एक्सट्रीम एक्सपीरियंस और एक ब्रांड को बना चुके
हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो आपकी कंपनी को एक फ्यू सेकंड्स के अंदर, फ्यू मंथ्स के अंदर एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा सकते हैं। आपकी कंपनी के सेल्स, रेवेन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ कुछ महीनों के अंदर बदल के रख सकते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने लेके आएंगे। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आएंगे जो आपको कुछ मिनटों के अंदर लाखों की फंडिंग, करोड़ों की फंडिंग देने के लिए रेडी हो जाएंगे उनके सिर्फ एक वर्ड्स के अंदर। तो सेकंड बेनिफिट आता है शार्क टैंक में एज ए स्टार्टअप अपीयर होने का, वो है पब्लिसिटी, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट। अगर आप किसी भी शार्क टैंक डील में अपीयर होते हैं, शार्क टैंक के किसी भी एपिसोड में अपीयर होते हैं, तो चाहे आपको डील मिले ना मिले, लेकिन आपको करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी मिल जाती है, करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। क्योंकि उस टाइम आप सिर्फ वो 6 एंटरप्रेन्योर्स को पिच नहीं कर रहे होते, उन 6 शार्क्स को पिच नहीं कर रहे होते, बल्कि आप पूरी दुनिया को पिच कर रहे होते, पूरे इंडिया को अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे होते। थर्ड बेनिफिट जो कि किसी भी स्टार्टअप को होता है शार्क टैंक में अपीयर करने का, वो है कि अगर आप शार्क टैंक में डील क्रैक नहीं कर पाते तो आपको पूरी दुनिया जानती है, बहुत सारे वीसीज के नजर में आप आ चुके हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। अब वो आपको कभी भी ऑफर देने के लिए, कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं, कभी भी आपको ऑफर देने के लिए आसानी से मान सकते हैं, क्योंकि अब वो आपके प्रोडक्ट के बारे में ऑलमोस्ट सब चीजें जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका शो देखा है और आपकी वर्ड ऑफ माउथ हो चुकी है आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की, आपकी खुद की। मतलब कि अगर आपको वहां डील नहीं मिली तो 110% कि आपको बाहर तो डील मिल ही जाएगी, क्योंकि अब आपका जो ब्रांड नेम है वो बढ़ चुका है। तो फोर्थ बेनिफिट आता है कि जो भी स्टार्टअप शार्क टैंक में अपीयर होता है उसकी सेल्स और रेवेन्यू धड़ाके से बढ़ जाती है शार्क टैंक के एपिसोड में अपीयर होने के बाद, क्योंकि आपको करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। पिछले साल सीजन 1 का मैं जब पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें जो एक फाउंडर अपीयर हुए थे अपने स्टार्टअप को लेके, अपने स्टार्टअप आइडिया को लेके, उन्होंने खुद बताया है कि अगर वहां डील नहीं भी मिलती तो आपको सोनी में अपना एडवर्टाइजमेंट कराने के करोड़ों रुपए जो लगते हैं वो आपको एडवर्टाइजमेंट फ्री में मिल जाती है। तो आप इससे समझ सकते हो कि कितने बेनिफिट्स है शार्क टैंक में अपीयर होने के। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ अपने इस वीडियो के, कि सबसे ज्यादा कॉन्स क्या है एक स्टार्टअप को अपीयर होने के शार्क टैंक में, क्यों शार्क टैंक की डील्स को आपको कभी नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन आता है कि शार्क टैंक में जो डील्स होती हैं उनमें आप देखे होंगे कि मैक्सिमम जो शार्क टैंक डील क्लोज होती है वो बहुत ही ह्यूज लेवल ऑफ इक्विटी लेके, मतलब कि 20%, 30%, 40% सिर्फ कुछ पैसों के लिए लोग देके चले जाते हैं उन शार्क्स को अपनी इतनी ज्यादा इक्विटी। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर रह चुका हूं तो मुझे पता है कि एक कंपनी की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। और जब मैं वो शो देख रहा था तो मैं खुद हिल गया था, क्योंकि एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ होनी चाहिए वो 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे अपने 25% स्टेक बेच के जा रहा है। 1 करोड़ रुपए उसने 20% में मान गया, अपनी कंपनी के 20% देके चला गया। नॉर्मली आप किसी भी सक्सेसफुल स्टार्टअप को देखेंगे वो कभी भी अपनी कंपनी का 20, 25, 30% कुछ लाखों के लिए जल्दी नहीं दे देता। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग उठाता है वो अपने 5, 10, 15, 20% के लिए। कोई भी स्टार्टअप अपने पहले राउंड में 4 से 5% से ज्यादा डाइल्यूट नहीं करता। यहां पे थोड़ा 20, 25% शार्क अपने ले लेते किसी भी कंपनी के, कोई भी शार्क्स 25% लगभग ले। सेकंड रीजन आता है कि ये जो शार्क्स होते हैं वो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन को मार्केट में गिरा देते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने शार्क टैंक में आपको डील नहीं मिली और बाहर आके आप कोई डील क्लोज करने वाले थे या फिर क्लोज करने वाले हो, तो वो डील आपके वैल्यूएशन पे नहीं होगी, बल्कि जो वैल्यूएशन शार्क टैंक वालों ने दी है उसको कंसीडर करके इन्वेस्टर्स डील क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो शार्क टैंक के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्होंने एक वैल्यूएशन गेम सेट कर दिया आपके लिए कि भाई हम तो इसको इतना ही वैल्यू करते हैं, तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि हाँ भाई शायद इनकी इतनी ही वैल्यूएशन होनी चाहिए, हमने तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दे दी थी, जिसकी वजह से आपके वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है। थर्ड रीजन आता है कि ये शो में जो डील्स होती हैं ये 100% डील्स नहीं होती है। बहुत बार होता है कि डील्स जो शो के बाद होती हैं उसके बाद जब चेकिंग होती है सारे फंडामेंटल्स की, तो बहुत बार जो शार्क्स होते हैं वो अपने वर्ड से पीछे हट जाते हैं और बहुत ज्यादा अपनी डील्स को कैंसिल कर देते हैं, जिससे एक कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा होता है। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो शार्क्स होते हैं ये उस टाइम तो आपको पैसा दे देते हैं क्योंकि उनके पास भी तो वो भी तो दिखने चाहिए कि वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक शार्क हूं और मैं सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो भी 10 लाख, मुझे बस एक ही पसंद आई, तो क्या अच्छा रहेगा? ये नहीं। शार्क टैंक वाले मजबूर हो जाते हैं, शार्क्स जो वहां पे होते हैं, कि उनको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, तभी तो वो शो में दिखेंगे, तभी तो उनको अगले सीजन के लिए हायर किया जाएगा। इसलिए ज्यादातर जो शार्क्स होते हैं वो 3 से 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही शो खत्म होता है वो फटाफट से अपने जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको विड्रॉ कर लेते हैं, उसको वापस बाहर ले लेते हैं अपने उन कंपनी से, जिसकी वजह से कंपनीज को जो एक अमाउंट के लिए, जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जो पैसा चाहिए था वो उतना टाइम के लिए उनके पास रुकता नहीं है, उनको फटाक से फंडिंग लेके फटाक से देना भी पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत घाटा होता है कि उनकी वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है, जो वैल्यूएशन गेम होती है इस पे फर्क पड़ता है। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये शो के बारे में कि ये जो शो है ये फंड रेजिंग को बहुत ही ड्रामेटाइज और बहुत ही ज्यादा
ग्लोरियस दिखाती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप रियली एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको पता होगा कि फंड रेजिंग सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, और कोई भी इन्वेस्टर्स अगर सचमुच अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहता है तो कभी भी अपनी कंपनी को डाइल्यूट करने के लिए जल्दी नहीं मानता, फंड उठाने के लिए जल्दी नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने फंड रेज किया तो मेरी इक्विटी जा रही है, मतलब मेरी कंपनी की हिस्सेदारी जा रही है, और कभी ना कभी मुझे इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अनुपम मित्तल ने पिछले सीजन में एक बहुत बड़ी बात की थी। अनुपम मित्तल बोलते हैं कि हमने वो गलतियां की थी अपने कंपनी को डाइल्यूट ज्यादा करके, जिसकी कीमत आज भी हम चुका रहे हैं। मतलब उनको पता है कि उन्हें ज्यादा अपनी कंपनी को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, और फंड रेजिंग एक ड्रामेटाइज या फिर कोई ये ग्लोरियस चीजें नहीं है स्टार्टअप वर्ल्ड में, बल्कि फंड रेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक जो इन्वेस्टर होता है वो आपकी पसीने निकाल देता है, आपकी चड्डी उतार देता है सामने, इतनी ज्यादा बैंड बजाता है वो आपकी। क्योंकि मैं गया हूं उस इन्वेस्टर के सामने, मैंने पिच की है, इन्वेस्टर्स आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है वो टाइम पे, और आप सब कुछ बता नहीं पाते हो, या फिर आप किसी भी रीजन से अगर इन्वेस्टर्स को आप खटक गए तो इन्वेस्टर्स आपकी बैंड बजा देता है, आपको फंडिंग लेने नहीं देता, आपकी पूरी मार्केट में नाम खराब कर देता है। तो ये सारे थे ड्रॉबैक्स जो कि एक शार्क टैंक में स्टार्टअप्स को अपीयर होने के बाद होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपका मन है आप एक बार प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। और हम लोग करते हैं शो को एंजॉय, क्योंकि 2 जनवरी से शार्क टैंक 2 सीजन 2 आने वाला है। पता चला है अश्नीर ग्रोवर बाहर हो चुके हैं, जो कि लग ही रहा था, उनके पास इतना ज्यादा केस वेस चल रहा था उनके नाम पे। उनके जगह में अमित जैन आए हैं, जिनके जो कंपनी है कार देखो, उसके ऊपर मैं अगला केस स्टडी लेके आने वाला हूं। तो अगर वो केस स्टडी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूं तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिले। मेरे भाई यार थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। अच्छा थोड़ी ना ऐसा, छोटे भाई को सपोर्ट करो, बड़े भाई को सपोर्ट करो, जो भी लगता हो मैं आपको छोटा है बड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय, सायोनारा।